जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मेरा आपसे वादा है कि इस वीडियो में मैं आपको कम से कम 200 फैक्ट कवर करके दिखाऊंगा, तो प्लीज वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? आपके ऑप्शंस है ए बिहार, बी झारखंड, सी कर्नाटक और डी गुजरात। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य गुजरात बन गया है। दोस्तों, संशोधन के मुताबिक शादी करके या किसी की शादी करा के या शादी में मदद करके जबरन धर्मांतरण कराने पर 3 से 5 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो याद रखें दोस्तों, इस कानून के तहत क्या प्रावधान है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप गुजरात में धर्मांतरण का केस आता है तो वहां पर 3 से 5 साल तक की कैद की सजा तथा 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नजर डालेंगे दोस्तों गुजरात से जुड़े तथ्यों पर और आपको बताएं गुजरात से कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है तथा गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में विजय रूपाणी तथा राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें दोस्तों, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत का गुजरात ही है, यानी सबसे लंबी समुद्री तटरेखा गुजरात कई राज्य की बनती है, जो है 1600 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, भारत में गुजरात कपास, मूंगफली, नमक व दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। साथ ही विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जामनगर गुजरात में ही स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट, मतलब व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट आप समझ सकते हैं, जो सफ़ेद नमक वाला एक रेगिस्तान, यह कच्छ का रण गुजरात में ही स्थित है। तो गुजरात में स्थित कच्छ का रण जो व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट है, विश्व का सबसे बड़ा व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट है, याद रखें दोस्तों। साथ ही भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, यह भी बहुत अच्छा पॉइंट है, तो आप याद रखें। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, गुजरात में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है, यह गुजरात में है। तो आपसे पूछा जाए अगर कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी याद रखें दोस्तों, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से उद्गम होता है इसका, तथा यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। दोस्तों, आपको आगे बताएं कि गुजरात को पश्चिम का गहना भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है गुजरात का उपनाम। और राष्ट्रीय स्वच्छता सूचकांक में तीसरे स्थान पर है गुजरात, राष्ट्रीय स्वच्छता सूचकांक में तीसरे स्थान पर है। गुजरात के अगर राष्ट्रीय उद्यान देखें दोस्तों, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान और मैरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही गुजरात का अगर लोक नृत्य आप याद रखें तो गरबा यहाँ का लोक नृत्य है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं ए बांग्लादेश, बी भारत, सी पाकिस्तान और डी नेपाल। दोस्तों, याद रखें, हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की है। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान माल परिवहन और आपात सेवाओं की छूट मिलेगी। तो याद रखें दोस्तों, बांग्लादेश के जो प्रावधान हैं इस निलंबन के बाद भी आप अच्छे से सुने कि आप माल परिवहन और आपात सेवाओं को छूट मिलेगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालय कर्मचारियों को लाने ले जाने के लिए अपने यातायात साधनों का उपयोग करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि 5 अप्रैल से बांग्लादेश सरकार ने अपने यहाँ लॉकडाउन लगा दिया है। बांग्लादेश की तरफ नजर डालें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, जिसे अगर आप इसके उपनाम देखें तो ढाका को मस्जिदों का शहर तथा रिक्शों की राजधानी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, विश्व में मस्जिदों का शहर और रिक्शों की राजधानी किसे कहा जाता है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका को। इसके बाद आपको बताएं कि बांग्लादेश की मुद्रा टका है तथा बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। दोस्तों, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा, यह पाकिस्तान का अधीनस्थ एक देश था जो इससे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 को हुई थी तथा बांग्लादेश में अपना विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश में गंगा नदी को, पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र नदी को
जमुना कहा जाता है, तो यह उपनाम पूछे जाते हैं, आप बहुत अच्छे से याद रखें। साथ ही बांग्लादेश से जुड़े अन्य तथ्य बता दें आपको, तो भारत के साथ सबसे लंबी तट स्थलीय सीमा बनाने वाला अंतर्राष्ट्रीय देश अगर कोई है तो वह बांग्लादेश है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है दोस्तों। और आपको एक और अन्य तथ्य बता दें कि ढाका में 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीत लिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए एशले बार्टी, बी सिमोना हालेप, सी बियांका आंद्रेस्कू और डी नाओमी ओसाका। तो दोस्तों आपको बता दें कि इनमें से एशले बार्टी एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं जिन्होंने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीत लिया है दोस्तों। महिला सिंगल्स के फाइनल में कनाडा की बियांका आंद्रेस्कू चोट के कारण मैच पूरा नहीं कर सकी, जिस वजह से इनके विपक्ष में एशले बार्टी थी और उन्हें विजेता घोषित किया गया। टेनिस खिलाड़ी बार्टी ने लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट का खिताब जीता है। पिछले साल कोरोना के कारण टूर्नामेंट नहीं हो सका था, लेकिन 2019 के फाइनल में बार्टी ने कैरोलिना प्लेस्कोवा को हराया था। तो याद रखें दोस्तों, 2019 की भी विजेता कौन है? एशले बार्टी, तथा 2021 की विजेता एशले बार्टी। 2020 में मियामी ओपन टेनिस खिताब हुआ नहीं है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 4 अप्रैल, बी 6 अप्रैल, सी 5 अप्रैल और डी 3 अप्रैल। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में समुद्री व्यापार और यातायात के प्रति जागरूकता फैलाना है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस को साल 1964 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। तो यह पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई, तो 1964 से हुई। यह दुनिया भर के महाद्वीपों के बीच सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल वाणिज्य का समर्थन करने हेतु जागरूकता फैलाने का अवसर प्रदान करता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी उड़ीसा और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। सौर ऊर्जा संयंत्र रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट जलाशय। तो दोस्तों आप यहां से एक पॉइंट यह भी याद रख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट जलाशय किस राज्य में स्थित है, तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह सौर प्लांट है, जो सोलर पावर प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट जलाशय पर ही स्थापित किया जाएगा। इस सौर ऊर्जा संयंत्र को जलाशय के 450 एकड़ में स्थापित करने की किया जाना है। यह परियोजना एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा कमीशन की गई है। तो दोस्तों यह पॉइंट भी आपके लिए परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किसके द्वारा कमीशन किया गया है, तो एनटीपीसी के द्वारा। नजर डालेंगे दोस्तों तेलंगाना की तरफ, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है तथा इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। दोस्तों यह भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन वर्तमान में भारत के 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन तथा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है? आपके ऑप्शंस हैं ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मुंबई, सी आईआईटी मद्रास और डी आईआईटी कानपुर। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में आईआईटी कानपुर ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है। यह विश्व में पहली बार किसी दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की गई है। तो आप बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, घड़ी का विकास आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडा और विश्वराज श्रीवास्तव ने किया है। विश्वराज श्रीवास्तव यहाँ के एक छात्र हैं तथा यहाँ के एक प्रोफेसर हैं सिद्धार्थ पांडा, जिन दोनों लोगों ने मिलकर एक स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 6 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, बी विकास और शांति के लिए समझौता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सी विकास और शांति के लिए शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और डी विकास और शांति के लिए व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो दोस्तों याद रखें, 6 अप्रैल को विश्व भर में विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में खेल की भूमिका एवं योगदान को बढ़ावा देना है। दोस्तों जैसे कि आप फिटनेस में योगा का महत्व समझते हैं, तो वैसे ही खेल में मनोरंजन का भी और प्रतिभा का भी उद्गम होता है। तो आप याद रखें दोस्तों कि खेल
का महत्व बढ़ाने के लिए विश्व में विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, डिजिट इंश्योरेंस ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सचिन तेंदुलकर, बी विराट कोहली, सी हार्दिक पांड्या और डी शार्दुल ठाकुर। तो दोस्तों आपको बता दें कि डिजिट इंश्योरेंस ने हाल ही में विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों डिजिट इंश्योरेंस एक सामान्य बीमा कंपनी है जो 1.9 बिलियन के मूल्यांकन के साथ 2021 का पहला यूनिकॉर्न बना है। एक पॉइंट आप यह याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है तो डिजिट इंश्योरेंस। दोस्तों इस कंपनी का लक्ष्य क्रिकेटर के माध्यम से बीमा को सरल बनाने के संदेश को ले जाना है। तो दोस्तों मेकिंग इंश्योरेंस सिंपल, यानी यह अपना इनका लक्ष्य अगर पूछा जाए कि यह क्या संदेश देना चाहते हैं डिजिट इंश्योरेंस कंपनी वाले, तो आप याद रखें बीमा को सरल बनाने या मेकिंग इंश्योरेंस सिंपल। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कलिंग रत्न सम्मान प्राप्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए हरियाणा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी झारखंड और डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कलिंग रत्न सम्मान प्राप्त किया है। दोस्तों उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सरला भवन में सरला साहित्य संसद के 40वें वार्षिक दिवस के अवसर पर, तो दोस्तों यहाँ से आप पॉइंट याद रखें कि सरला भवन में यह कार्यक्रम किया गया और सरला साहित्य संसद के यह 40वां संस्करण था, जिसमें किसने अगर यह प्रदान किया है तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। अवसर पर कटक में प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ विश्वभूषण हरिचंदन को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों कहाँ सम्मानित किया गया है? कटक में। इसके साथ दोस्तों कलिंग रत्न सम्मान में देवी सरस्वती की एक चांदी की मूर्ति, एक तांबे की पट्टिका और एक शॉल शामिल है। तो आप यह याद रखें, क्योंकि पुरस्कार में क्या दिया जाता है, पूछा जाता है पुरस्कारों से, तो आप याद रखें कलिंग रत्न सम्मान में देवी सरस्वती की एक चांदी की मूर्ति, एक तांबे की पट्टिका और एक शॉल शामिल है। दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन राजनीतिक के साथ साथ एक साहित्यकार भी हैं और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से इनकी कुछ मुख्य पुस्तकें आप देखें तो मातृभाषा, भाषा झलक, राणा प्रताप, अष्टशिखा मानसी और संग्राम सरी नहीं इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। दोस्तों नजर डालेंगे आंध्र प्रदेश की तरफ। सॉरी दोस्तों, आंध्र प्रदेश की डिटेल्स आपको टाइपिंग में नहीं दे पाया स्क्रीन पर, उसके लिए माफी चाहता हूं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। दोस्तों आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी तथा राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है, जो आपको अभी बताया। आंध्र प्रदेश की अगर सीमा देखें तो उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पुदुचेरी से इसकी सीमा और बंगाल की खाड़ी से तटीय सीमा इसकी लगती है। दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित अगर राष्ट्रीय उद्यान देखें तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य, कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, और यहाँ पर अगर स्थित हम बहुउद्देशीय परियोजना देखें तो पोलारबरम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजना पूछी जाती हैं। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य देखें तो कुचिपुड़ी, बोरकथा और तथा वीर नाट्यम यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। दोस्तों यहाँ के त्योहार, बलसा देवरालू यहाँ का प्रमुख त्योहार है। और अगर आंध्र प्रदेश में हम पर्यटन स्थल देखें तो तिरुपति बालाजी मंदिर तथा मल्लिकार्जुन यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश को पर्यटन क्षेत्र में समग्र विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लें। मैं आपसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि यह पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आंध्र प्रदेश को पर्यटन में के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। आपसे पूछा जाए कि पर्यटन के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया, तो आप याद रखें आंध्र प्रदेश को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य कोरोना मरीजों का विश्व का सबसे बड़ा संक्रमण हॉटस्पॉट बन गया है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी टेक्सास, सी केरल और डी ब्रिटेन। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में भारत का महाराष्ट्र राज्य कोरोना मरीजों का विश्व का सबसे बड़ा संक्रमण हॉटस्पॉट बन गया है। दोस्तों पिछले 24 घंटों में के दौरान महाराष्ट्र में 57,000 से ज़्यादा नए मरीज मिले हैं और महाराष्ट्र पूरी दुनिया में संक्रमित मरीजों के मामले में पहले स्थान पर है। तो दोस्तों याद रखें कि अगर कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के मामले में पहले स्थान पर राज्य पूछा जाए तो आप याद से महाराष्ट्र ही लगाएं। और साथ ही महाराष्ट्र का पुणे शहर भारत का सबसे ज़्यादा संक्रमितों की संख्या वाला शहर बन गया है। तो दोस्तों यह भी याद रखें कि अगर भारत का सबसे ज़्यादा संक्रमितों वाला शहर कौन सा है तो आपको याद रखना है पुणे।
नजर डालेंगे महाराष्ट्र की तरफ तो दोस्तों आपको बता दें महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तथा नागपुर दोनों है। शीतकालीन राजधानी नागपुर रहती है। दोस्तों यहाँ की महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में अन्य तथ्य देखें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है तथा मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर भी है। तो दोस्तों यह याद रखें, भारत का सबसे बड़ा नगर या सबसे बड़ा महानगर पूछा जाए तो आप याद रखें मुंबई। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों यह भी याद रखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे मुख्यतः अगर कुछ पूछा जाता है तो गुफाएं पूछी जाती हैं। आप याद रखें अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं तथा कार्ला गुफाएं। यह 5 गुफाएं जो प्रमुख हैं पूरे भारत की जियोग्राफी में, यह महाराष्ट्र में ही स्थित है। अगर आपसे झीलें पूछी जाएं तो धामपुर झील, पवई झील और लोनार झील। दोस्तों लोनार झील बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह उल्कापिंड के गिरने से बनी हुई झील है, तो आप याद रखें। साथ ही अगर यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान देखें तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखें दोस्तों, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य देखें अगर तो यहाँ पर नागझिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य, कलसोवाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की अगर सीमा देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। तो कितने राज्य हुए दोस्तों? आपके 6 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली, और इसके साथ अरब सागर से तटीय सीमा लगाते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह बहुत ही यहाँ का प्रमुख है, तो आप बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों कि मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र का बहुत ज्यादा प्रमुख है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, विश्व बैंक एवं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक ने पंजाब को कितने मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी प्रदान कर दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए 100 मिलियन डॉलर, बी 200 मिलियन डॉलर, सी 300 मिलियन डॉलर और डी 500 मिलियन डॉलर। दोस्तों अभी तक 16-17 मिनट में आपको मैंने 11 प्रश्न भी करवा दिए और लगभग 4-5 राज्यों की और एक देश की पूरी डिटेल बता दी। और एक बार भी आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब को नहीं बोला, तो एक बार अब बोलूंगा जरूर कि प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको बता दें कि विश्व बैंक एवं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक ने पंजाब को 300 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी प्रदान कर दी है। दोस्तों यह धनराशि नहर के पानी पर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दी गई है। तो याद रखें दोस्तों कि पंजाब में पेयजल की सुविधाओं को अच्छे से बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए यह धनराशि स्वीकृत की गई है। और किसके द्वारा की गई है? विश्व बैंक एवं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक के द्वारा। दोस्तों इस परियोजना का मकसद गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुनिश्चित कराना और अमृतसर तथा लुधियाना में पानी के नुकसान को कम करना है। दोस्तों नजर डालेंगे विश्व बैंक की तरफ तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है तथा इसके वर्तमान प्रेसिडेंट डेविड मलपासा और सीईओ अंशुल कांत है। दोस्तों नजर डालेंगे साथ में AIIB मतलब एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की तरफ, तो इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है, बीजिंग चीन में स्थित है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष जिन लिक्यून हैं। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब फेसबुक, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।